कहकर ही मानेंगे मैं आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लंबे इंतजार के बाद नाज़रीन आखिरकार समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने असेंबली आजम खान की जेल से आज रिहाई हुई। 27 महीनों के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए। सीतापुर जेल से रिहाई के वक्त आजम खान के दोनों बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव और आजम खान के सैकड़ों हामी जेल के बाहर मौजूद रहे। नहीं नजर आया तो कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा लीडर। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर खुशी का इजहार किया और कहा कि झूठे लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। रिहाई से कब्ल जेल में ही सियासी मुलाकातों ने सियासी गर्मी को बढ़ाया, जिसके बाद सियासी कयास आराइयां भी शबाब पर रहीं। लेकिन अब 27 महीनों के बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं तो उनके सियासी कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज इसी मौजू पर करेंगे बात कई खास मेहमानों से। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे जिनका तारुफ करा दें। हरीश चंद्र श्रीवास्तव साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल। इसके अलावा मनीष सिंह तर्जुमान समाजवादी पार्टी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और प्रेम कुमार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान का इंतजार है जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। मनीष सिंह साहब, आपसे सवाल ये, सिर्फ ट्वीट करके खुशी का इजहार कर दिया, लोगों के पास ये पैगाम गया है कि समाजवादी पार्टी कितनी ज्यादा संजीदा रही, और अब जबकि जेल से बाहर एक कद्दावर लीडर आए हैं जो समाजवादी पार्टी के बुरे औकात में भी उनके साथ थे, और जब वो रिहा हुए तो कोई बड़ा लीडर नजर नहीं आया, आखिर क्यों? सना जी, सबसे पहले हम आपके माध्यम से देश की सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा। हमारी पार्टी ने आभार व्यक्त किया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी के सभी लीडर्स ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है, कृतज्ञता ज्ञापित किया है। सना जी, विषय आपने जो उठाया है ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा, आदरणीय आजम साहब का जो राजनीतिक जीवन है, 40 वर्षों का बहुत लंबा इतिहास है उनका, संघर्षों का, और राजनीतिक जीवन इतना साफ सुथरा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सियासत करने वाले लोगों ने एक इतने साफ सुथरी छवि के नेता आदरणीय आजम साहब अपने छात्र जीवन से, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान छात्रों के बीच में जब अन्याय, जुर्म, जाति का जब कोई भी विषय आता था तो आजम साहब उसमें अग्रणी भूमिका निभाते थे। उसी समय से उनके अंदर समाजवादी आंदोलन की जो एक उनके अंदर विचार इजाद हुआ, और आज आजम साहब आज उस विचारधारा को लेकर के, उस सिद्धांत को लेकर के, उसी परिपाटी को लेकर के आज सैकड़ों, हजारों और लाखों कार्यकर्ता उनको देख करके समाजवादी आंदोलन की राजनीति करते हैं, समाजवादी विचारधारा की राजनीति करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को आजम साहब की समाजवादी नीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस सहृदयता के साथ उत्तर प्रदेश में सभी लोगों के दुख सुख में खड़ा रह करके आपने पूरी कहानी बताई जिसे सभी वाकिफ हैं, और आपने बड़ी तफसील के साथ बताया, लेकिन नहीं दिया जवाब तो उस सवाल का कि आखिर जब आजम खान ने समाजवादी पार्टी को इतना कुछ दिया तो जब आज जेल में मुलाकात करने वो नहीं पहुंचे अखिलेश यादव, हालांकि इक्का दुक्का बार गए, लेकिन कई बार ये सवाल उठते रहे कि अखिलेश यादव जिस तरह से कद है आजम खान का, उतनी उन्हें अहमियत नहीं दी गई। अब जब बाहर आए तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव जब पहुंच सकते हैं तो आपके लीडर का कोई बड़ा, आपके पार्टी का बड़ा लीडर क्यों नहीं पहुंच सकता है? ये सवाल था मेरा। सना जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, लोग कहते हैं कि वो संत हैं, वो खुद भी कई मंचों से उन्होंने कहा है कि हम संत हैं, लेकिन उनका राजनीतिक चरित्र जब आप देखेंगी तो एक सामंती का उनका व्यवहार है। अब आप योगी आदित्यनाथ पर चले गए। मैं पूछ रही हूँ कि आपका कोई बड़ा लीडर आखिर क्यों अखिलेश यादव या इसके अलावा कोई बड़ा लीडर, जब शिवपाल यादव रिहाई के वक्त, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या बस इतने ही अहमियत के हामिल हैं आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए? सना जी, मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया है, बात तो आप सुननी चाहिए थी।
सना जी सुनने की कोशिश करिए। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने सहृदय के नेता हैं, इतने भावुक नेता हैं कि वो हर परिस्थिति में आजम साहब जी के साथ खड़े रहे हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ दिया है। और वो एक एक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि हमारे युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कोई संकट का बादल मंडराता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़ा रहते हैं। आजम साहब तो हम लोग के आदर्श हैं, समाजवादी आंदोलन के वो एक आदर्श हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने, एक एक कार्यकर्ता ने इतनी दुआएं की है, इतनी प्रार्थनाएं की है कि वो एक हिंदुस्तान की राजनीति के लिए नजीर है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हरीश चंद्र श्रीवास्तव साहब, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। हरीश साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं क्योंकि 27 महीने जेल में वो बंद रहे और अब रिहाई उन्हें मिली है। कोर्ट में कई बार ये देखा गया कि सख्त तबसरा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा गया इस मामले को लेकर, क्योंकि देर पर देर यूपी सरकार की तरफ से लगाई जाती रही। एक मामले में बेल होती थी तो दूसरे मामले में और दूसरा केस दर्ज कर दिया जाता था। ये सख्त तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने किया। इन तमाम चीजों के बाद आज आजम खान की रिहाई हो चुकी है और रामपुर भी पहुंच चुके हैं, तो बड़ी चुनौती है अब ये योगी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। ना योगी सरकार के लिए चुनौती है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती। आजम खान साहब की प्रेस में रामपुर से सुन रहा था और उस प्रेस में एक बात उन्होंने कही कि जो केस उनके ऊपर दर्ज हुए, उनके अपने लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। मनीष जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी पे और योगी आदित्यनाथ जी पे आरोप थोपते हैं या बाकी लोग करते हैं, लेकिन मैं उसको आरोपों को खारिज करता हूं। और मैं तो इसका प्रमाण आजम खान साहब की जो प्रेस थी, उस प्रेस से ही, आपने भी सुनी होगी प्रेस, और ये अल्फाज बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहे कि वो मुकदमे उनके अपने लोगों ने उन पर दर्ज कराए। तो सरकार का काम, जो योगी जी की सरकार है, आम और खास सबके लिए बराबर है। किसी आम नागरिक को भी अगर कोई पीड़ा है, कोई उसकी समस्या है, तो उसको वही बराबरी है जो खास आदमी। इसमें चेहरे देख के मुकदमे दर्ज नहीं होते। तो अगर किसी पीड़ित ने अपना मुकदमा दर्ज कराया तो दर्ज रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम रिलीफ दी, जमानत दिया। ये तो न्यायिक प्रक्रिया का अंग है, सभी को न्याय मिलता है और न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसका जो निर्णय है तो इस ताखीर के लिए भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता रहा है। यहाँ तक इल्जाम लगाया कि सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा कि इत्तेफाक आखिर कैसे हो सकता है। मैं जो इल्जाम लगाया जाता रहा, उस इल्जाम को मैं खारिज करता हूँ। जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी का सवाल है, हो सकता है सिस्टम में कुछ उन्होंने खामी देखी हो और उस सिस्टम को पे उन्होंने कोई बात टिप्पणी की हो। मुझे उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणी है उस पर नहीं कुछ कहना है, परंतु जो बात आजम खान साहब ने कही, मैंने तो उसको कोट किया और आपने भी वो उनकी जो प्रेस वार्ता थी वो सुनी होगी और आपने भी सुना होगा कि उन्होंने ये बात बहुत साफ तौर पे कही कि उनके अपने लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। इस पर मैं चाहूंगी कि मनीष सिंह साहब से जवाब लूं, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार साहब के पास जाना जरूरी है क्योंकि वो काफी देर से हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो इस रिहाई को कैसे देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम सियासी खबरों पर उनकी पैनी नजर होती है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं चाहूंगी प्रेम कुमार साहब, आप ये बताएं रिहाई के बाद आखिर आपको क्या दिखाई देता है अब आगे आजम खान के लिए। इसके अलावा जो पार्टी का भी रवैया है उस पर आपकी राय क्या है? देखिए सना जी, ये एक अलग किस्म का केस रहा आजम खान साहब का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा और स्पेशल तरीके से इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने। आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जमानत देने वाली अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय कैसे सुनिश्चित हो उस पे समय समय पर हस्तक्षेप करती है, लेकिन इस मामले में उसने हस्तक्षेप किया और स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है 88-89 बार जो ये इत्तेफाक हो रहा है कि जब जैसे ही जमानत मिलती है दूसरा केस लाद दिया जाता है। तो इसको उन्होंने एक स्पेशल केस के तौर पर देखा। तो एक तो ये स्थिति है, लेकिन ये हुआ कैसे, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जाने की
कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। अच्छा होता कि इसको एक एग्जाम्पलरी केस बना करके इसको सामने रख दिया जाता कि कौन लोग जिम्मेदार हैं जो जबरदस्ती एक व्यक्ति को जेल में ही रखना चाहते हैं। इसमें प्रशासन ने कहां गलती की, निचली अदालत ने कहां गलती की। एक इंक्वायरी कमेटी जैसी चीज गठित करके एग्जाम्पलरी केस के तौर पर करते तो शायद देश में ऐसे बहुत सारे मामले हैं उसमें भी उसको फायदा होता। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। फिर भी जो हुआ है उसमें यह देखा जाए कि कोई शक्ति तो है जो चाहती थी कि आजम खान हमेशा जेल में रहे, कि वो निकले उससे पहले ही केस डाल दिया जाता था। अब जबकि वो बाहर आए हैं, वो भी संपूर्ण रूप से बाहर नहीं आए। वो निचली अदालत के बेल एक्सेप्ट करने या नहीं करने पर डिपेंड करता है। 2 हफ्ते और समय होगा उनके पास अपील में जाने का, लेकिन बाहर आए हैं तो इस बीच कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, तब वो बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल। ये जो राजनीतिक परिस्थिति, क्या तो सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक परिस्थिति, यानी आजम खान जब नहीं झुक रहे थे राजनीति में किसी के सामने, तब वो जेल में रहने को अभिशप्त थे, बाध्य थे, मजबूर थे। और जब उन्होंने किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, ऐसा लगता है, जो आप सवाल उठा रही ना कि अखिलेश यादव जी मिलने क्यों नहीं गए, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता क्यों नहीं गया, तो ये अंदर खाने की बात होती है जो कुछ समय बाद समझ में आती है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेता अभी देना नहीं चाहेंगे, क्या जरूरी है, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नए किस्म से डेवलप हुई है, जिस कारण से उनकी रिहाई का भी मार्ग प्रशस्त हुआ हो सकता है। इस कारण से आगे आने वाले समय में नए राजनीतिक समीकरण भी दिख सकते हैं। यानी यहां भी एक शक्ति है। अगर जेल में बंद करने के लिए कोई शक्ति काम कर रही थी तो जेल से निकालने के लिए भी कोई शक्ति काम कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जेल में मुलाकातों का जो दौर था वो हमने देखा कि कई सियासी पार्टी के लीडरान आखिरी वक्त में जब जेल से रिहाई मिलने के लग रहा था कि संकेत मिल रहे हैं, तो उस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस के लीडर हैं वो भी मुलाकात करने पहुंचे थे। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ चुके एक्स मिनिस्टर हैं आप, शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं और इस खास मुबाहिसे में शिरकत का न्यूज़ 18 उर्दू आपका शुक्रिया अदा करता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि इस रिहाई को कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही? पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रहा था ये मुलाकात जो आचार्य प्रमोद कृष्णन आजम खान से जेल में करने के लिए पहुंचे थे, तो क्या अभी आप लोगों को जो सियासी हालात बदलने की बात की जा रही है, कोई एक ऐसी शक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो क्या वो शक्ति कांग्रेस की तरफ से तो नहीं लगाई जा रही है, वो ताकत कांग्रेस की तरफ से तो नहीं लगाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो रिहाई से पहले गिरफ्तारी की जो बात है, तो आजम खान के जो जिस तरह से गिरफ्तारियां और एक केस के बाद दूसरे के बाद तीसरे, ये सियासी नफरत या सियासी बदला का इससे बड़ा केस हिंदुस्तान में कोई देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरह अगर डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अगर इस तरह से एक अपने पॉलिटिकल पार्टियों, एक दूसरी पार्टी के लोगों के साथ इस तरह नफरत और इस तरह जेल और इस तरह के अगर बिहेवियर करेंगे तो यहां हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं पनपेगी। सबसे बड़ा ये मसला पैदा होता है। आज की सरकार अगर उनके आइडियोलॉजी से मुत्तफिक नहीं है तो वो पूरे विपक्ष को, अपोजिशन को निस्फ नाबूद करना चाहती है। ये डेमोक्रेसी की कहीं पर भी एसेंस नहीं है इस सरकार में, और यही योगी जी ने किया है। कहीं बुलडोजर चलाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिलने पर, कहीं एक नई पद्धति थी उनके यहां से शुरू हुई है और देश में चल रही है कि आप बुलडोजर बिना नोटिस के, बिना किसी वजह से आप चला देते हैं किसी को बदला लेने के लिए। तो ये बदला लेना जो ये शब्द है, ये जमहूरियत के लिए किसी भी कीमत पर मुनासिब नहीं है। अगर आजम खान ने गलती की है, कोर्ट में जाएंगे, केस, आप उनको केस दर्ज कीजिए, लेकिन बेइंतहा बेफायदा का केस दर्ज कर करके आपने आज भी देखा कि रेड हो रहा है। ईडी का जितना गलत और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल अपोजिशन के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, इसका सबूत पहले कभी नहीं मिलता है। आज भी बिहार में रेड चल रहा है लालू यादव जी के खानदान के ऊपर। और इसी तरह वो लोग जिनको टारगेट बनाते हैं वही अगर उनकी पार्टी में चल जाते हैं तो गंगा स्नान की तरह दूध से धुल जाते हैं, और उनके साथ कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी जुर्म या काम ऐसा किया है।
और वही अपोजिशन में रहता है तो उसको तो लगता है कि फांसी चढ़ाने के लिए ये सरकार व्याकुल है। उसमें हरीश चंद्र साहब, ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस, रीजनल पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी पर इल्जामात लगाती रही हैं कि जब उनकी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती है तो ये अपने सियासी दुश्मन पर इसी तरीके से कार्रवाई करते हैं। आपकी सरकार ऐसी कार्रवाई करती है। बदले की सियासत की भावना आप लोगों में बहुत ज्यादा है। ये तो कांग्रेस का कल्चर रहा। कांग्रेस पार्टी की सरकारें ऐसा करती रही हैं। एक लंबा इतिहास है। कितनी सरकारों को इन्होंने टपल किया होगा, राज प्रशासन लगाया होगा, इमरजेंसी के दौरान किस तरह से अपने ओपोजिशन को कुचलने का काम किया। तो ये जो जमा साहब कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार का चलन रहा है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा उछाल देखा जा रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हो उसके हवाले से इल्जामात लगाए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर किया गलत इस्तेमाल और तोते की तरह इस्तेमाल करती है। तो आखिर इस तरह के इल्जामात एक दो पार्टी क्यों लगानी चाहिए ना, तमाम पार्टियां क्यों लगाती हैं फिर? कई बार जब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो इस तरह की बातें आती हैं। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि साहब हमारे खिलाफ तो जबरिया कार्रवाई की जा रही है, कसरत कार्रवाई की जा रही है, जानबूझ के हमको पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा, ये बात आती है। लेकिन जहाँ तक जो आरोप हैं जमा साहब के, वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उस पर कई सवाल तो खड़े होते हैं ना हरीश साहब जी। आज किसी मामले पर जमानत अगर मिलने वाली रहती थी आजम खान को, उसी दिन एक हलफनामा दाखिल कर दिया जाता था कि कोई उन्हें सबूत मिला है, फिर 3 से 4 दिन के बाद ये देखने को मिलता था कि नया केस और नया मामला। नहीं, वो बात हो सकती है कि वो सिस्टम में कुछ इस तरह की समस्या कहाँ से थी मैं नहीं जानता। लेकिन आजम खान साहब ने तो स्वयं स्वीकार की है कि मुकदमे उनके लोगों ने किया। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी। जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर मौजूद हैं, मनीष सिंह साहब, आपके अपने लोगों ने आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आजम खान ने कही है। तो इसका मतलब ये बात सही प्रेम साहब जो कह रहे थे कि सियासी हालात बदले हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी अभी मुतहरिक हो जाना चाहिए आजम खान को लेकर। शायद ये इशारे आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं, सना जी, आप उस इशारे की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट मत करिए। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ और आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि समाजवादियों का हमेशा से बहुत लंबा इतिहास है संघर्ष का। जब 2017 से 22 तक जैसे हालात अभी नहीं रहे हैं ना, अभी मैं वही जानना चाहती हूँ। सना जी सुनिए, आप समाजवादियों के इतिहास में चले जाते हैं मनीष साहब। सना जी सुनिए, अब पूरी बात आप पूरी करने ही नहीं देती हैं, पूरी बात ही नहीं कहने देती हैं। सना जी सुनिए, तो आप बहुत प्यार से सुनिए इस बात को। ऐसा है कि 2017 से 22 तक की जब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार थी, आप देखेंगे उसमें हमारे 28,000 से ऊपर नौजवान पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के ऊपर लंबी एक फहरिस्त है जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए, आंदोलन में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी पार्टी ने अनवरत संघर्ष किया, लड़ाई की है। और हमारे तो आजम साहब के ऊपर जिस तरह से बकरी चोरी का, किताब चोरी का, ये इतनी तुच्छ राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हमारा डेमोक्रेसी कैसे बचेगा, हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा, हमारा संविधान कैसे बचेगा। और आजम साहब जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 10 बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एक सम्मानित सदस्य के रूप में हमेशा से उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक हमेशा स्वच्छ और मजबूत बनाने का उन्होंने काम किया। गरीबों के, दीन दुखिया के लिए उन्होंने आवाज बुलंद किया। और भारतीय जनता पार्टी आज किस तरह की राजनीति कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के लोग आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मिलने गए थे। जल्दी हरी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अभी कुछ दिन पहले जेल में मिलने गए थे। हम उनके आभारी हैं, बहुत धन्यवाद। हम उनको, तो क्या आगे भी मुलाकात कांग्रेस करेगी क्या आजम खान से? नहीं शकील साहब, तो आप पूरी बात एक सेकंड, नहीं मैं आपसे सवाल जो करती हूँ उसका जवाब आप दे नहीं रहे। मेरी जवाब सुनिए तो आप एक सेकंड, शकील साहब, समाजवादी पार्टी सरकार में हालात बदले हैं, तो ये बदलते हुए हालात में कांग्रेस क्या नजदीकियां बनाने की कोशिश करेगी क्या आजम खान से? लेकिन
हरीश चंद्र साहब, एक सेकंड। विपक्ष हो या विपक्ष के नेता हो या देश का कोई भी सिटीजन हो, उसके खिलाफ अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी और आवाज उठाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आजम खान को किसी भी जरूरत पड़ती है, अगर उनको सहायता की तो सहायता की जाएगी। में लालू जी के ऊपर मुकदमा किसने दर्ज कराया? वो लालू जी के यहाँ दर्ज कराया। आज इनकम टैक्स का रेट किसने कराया? इसकी बात कराइए ना। कांग्रेस की पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी केंद्र में उस वक्त। मैं चाहूंगी कि आखिरी कमेंट आपका लूं। आजम खान रिहाई के बाद अब आपको क्या लगता है कि आजम खान, आपने कहा कि सियासी हालात बदले हैं, तो क्या आजम खान के सियासी रवैये और सियासी कदम में भी तब्दीली देखी जाएगी आने वाले दिनों में? निश्चित रूप से सारी बहस इसीलिए है कि आजम खान जी का पॉलिटिकल स्टेप आगे कुछ बदल सकता है, ऐसी किसी के लिए उम्मीद और किसी के लिए आशंका वाली स्थिति है। हाँ। और वो कांग्रेस भी उनकी ओर देख रही है, इवन बहुजन समाज पार्टी भी उनकी ओर देख रही है, और समाजवादी पार्टी उनको कैसे बचा कर रखे ये कोशिश अखिलेश यादव जी के ट्वीट से दिखता है। लेकिन शिवपाल जी जिस तरह से उनके साथ हैं और शिवपाल जी जिस तरह से समाजवादी पार्टी से रूठ कर दूर हुए हैं और जिस तरीके से शिवपाल जी का बीजेपी के साथ मिलना जुलना है, उसको देखते हुए उनकी रिहाई भी जो है बदली हुई परिस्थिति का परिणाम लगती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि एक नई पारी, राजनीतिक पारी जो है आजम खान खेलने वाले हैं, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़कर करें या एक अलग फ्रंट बनाकर करें, इसके आसार पूरे नजर आ रहे हैं। कि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये भी मानना है कि वो इतने बड़े और कद्दावर लीडर हैं कि वो किसी पार्टी का हाथ थाम नहीं सकते हैं। प्रेम साहब, ये ऑप्शन तो उनके लिए बिल्कुल खुला हुआ है कि वो किसी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए फिर तो आने वाला दिन जो है शायद खुशियों भरा ना हो। मनीष साहब, लास्ट कमेंट आपके लिए, आपकी तरफ। सना जी क्योंकि कई पार्टियां उम्मीद लगाए देख रही हैं उनकी तरफ, उम्मीद भरी नजरों से। सना जी, और आपकी दूरी भी दिखाई दे रही है। सना जी, मैं सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ताक झांक हमारी पार्टी के अंदर करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय आजम साहब हम लोगों के आदर्श हैं और आदरणीय आजम साहब का सदैव से आशीर्वाद रहा है और सदैव आशीर्वाद रहेगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है, तो इसी खास नोट के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए तमाम मेहमानों का। तो अब देखना ये होगा कि अगला कदम आजम खान का अब क्या होगा, कहकर ही मानेंगे। मैं बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।